ये जो झरिया को आप देख रहे हो ये 1774 में ब्रिटिश इराज के टाइम से पहले की है। ओपन पिट माइनिंग इस स्टेट की मेजर इकोनॉमी और यहाँ के रहने वाले लोकल्स इसी कोल से अपना काम चलाते हैं। झारखंड को आप आज तक मेनली नेचुरल रिसोर्सेस और मिनरल्स के लिए जानते हैं और यही झारखंड आज अपने इस फॉसिल फ्यूल के कारण ही 33% से भी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन अकेले देती है। इस पॉइंट पे प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट और यहाँ के लोकल सबका कोऑर्डिनेशन साथ में रहता है। 1916 में जाके झरिया में पहली बार ये फायरिंग का इशू देखने को मिला था जो कोल में जलती हुई दिख रहे थे। जो IQ आज दिल्ली का 500 से ज़्यादा है, आज से डिकेड पहले झरिया में रोज का है, वो आज भी देखने को मिल रहा है। हमारा घर आप अगर आप देखोगे तो हालात कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अर्जुन 10 किलोमीटर मैक्सिमम होगा जो झरिया के बगल में पिछले 20 साल से रह रहा है और इतना एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होने के कारण कैसे मिलिट्री डिप्लॉय करी जाती है रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए। ये तो एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ हमारे इंडिया में 2070 में नेट जीरो गैस एमिशंस की बात हो रही है और इसके लिए जून 2025 में यूनियन कैबिनेट में 6000 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट हुआ है। अगले 45 ईयर्स में ये जो झरिया का कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, ये बर्निंग फायर, फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन एमिशंस, इन सबको कंप्लीट बंद करने की बात है। ये पूरा स्टील एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एक पॉइंट पे अगर इस चीज़ को समझोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। यहाँ के एनवायरनमेंट, कल्चर, रिसोर्सेस और पॉलिसी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस पॉइंट पे हम लोग इस पूरे मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात क्यों इतने खराब हैं और इस पूरे कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे जहां पे झारखंड आज फंसा हुआ है। एक छोटा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 1774 में सबसे पहले ब्रिटिश एरिया में रानीगंज कोलफील्ड माइनिंग ओपन हुई थी। हालांकि 1894 में जब ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनीज थी, इसे सीधा कनेक्ट किया गया था झारखंड के इस एरिया से, जिससे ये एक्सपोर्ट माइन को वहाँ से ले जाया जा सके। ब्रिटिशर्स उस समय झारखंड में आए तो थे, लेकिन यहाँ के लोकल थे संथाल और मुंडा, जो यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जिसके लिए झारखंड की ज़मीन है। उससे एक सिंपल सा लैंड एक्विजिशन एक्ट पास करा के इसकी एग्रीकल्चर की ज़मीन माइनिंग के लिए प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में दे दी गई और यहाँ से माइनिंग होना शुरू हुआ। ये याद रखने की बात है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन पिट या ओपन कास्ट माइनिंग हो रही थी, जो बेसिकली डायनामाइट के ब्लास्टिंग के थ्रू होती है। खैर ये चीज़ें बहुत लंबा चला। समय में 1890s के टाइम पे झारखंड में माइनिंग शुरू हुई और ये बहुत रैपिडली ग्रो करा क्योंकि यहाँ पे एकदम सेम मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिले थे जो हमें रानीगंज के माइनिंग में था। और सोचो 1916 के टाइम में ही इस माइनिंग के अंदर में फायरिंग डिटेक्ट करी गई थी। 1916 से लेके अभी तक जो झरिया का स्पेसिफिक एरिया है ये पूरी तरीके से माइन बर्न हो रहा है और जलते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि मीथेन गैस की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हालांकि आज के डेट में भी मीथेन्स के कारण झरिया में बहुत सारे मेजर हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं लोकल रेसिडेंट्स को, जो मैं आगे अभी कवर करूँगा। 1916 से लेके 1960 तक में ये चीज़ें प्राइवेट कंपनीज़ के अंडर में थी। उन लोगों ने भी जो ओपन कास्ट माइनिंग करा उसमें ना कभी उन लोगों ने इस ज़मीन पे वापस से बालू भरे जिससे कि इसका लैंडस्लाइड रुक जाए और ना कभी इस गैस को लेके कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी। 1971 से लेकर 1973 तक के बीच में जब हमारे झारखंड स्टेट में एनर्जी सिक्योरिटी की बात आई तो ये जो पॉलिसीज़ थी ये पॉलिसी शिफ्ट करके ये एनर्जी सेक्टर के हाथ में दे दी गई। यहाँ के जो लोकल लेबर्स काम कर रहे थे इस कोल माइनिंग में उसकी अपनी सिक्योरिटीज़ के ऊपर में बात करी गई। चूँकि जो ओपन कास्ट माइनिंग थी यहाँ पे मेजर हेल्थ इश्यूज़ यहाँ के लेबर्स के साथ भी था, जिसमें कोई रूल और कोई पॉलिसीज़ नहीं था इसके हेल्थ के लिए। 1972 में गवर्नमेंट की तरफ से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो आज का एक बहुत बड़ा कंपनी है झारखंड में कोल माइनिंग के लिए, इसके अंदर में टेक ओवर हुआ। 214 कोल माइनिंग और 12 नॉन कुकिंग कोल माइनिंग जो BCCL कवर करी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ के एम्प्लॉय और यहाँ के लोकल लेबर्स को यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। और 1972 के बाद BCCL ने अपना प्रोसेस शुरू करा। हालात इतनी ज़्यादा ख़राब थी दोस्तों कि 1973 से लेके 2000 तक, जब तक झारखंड एक बिहार के अंडर में हुआ करता था, झारखंड का कोई नाम नहीं था, यहाँ पे BCCL ने भी ओपन कास्ट माइनिंग ही कंटिन्यू रखा। लोगों को बेसिक सिक्योरिटी तो मिली, उसके पे ऑफ, उसके बेसिक हेल्थ में
लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ के लेबर्स को उसके एक्ट के थ्रू प्रोटेक्ट करा जाए, और ओपन कास्ट माइनिंग वैसे ही चली जैसे अंग्रेजों ने कंटिन्यू करा था, बिना कोई सैंड और बिना कोई एयर पोल्यूशंस को वापस से प्यूरिफाई करने के लिए। आज हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि झरिया में आपकी दिल्ली की जितनी IQ है वो पिछले 10 साल 20 साल से पहले से चलती आ रही है, और ये रोज का है। इस एक स्पेसिफिक साइट कतरास से बस 3 से 4 किलोमीटर दूर में जन्म लिया हूँ। मैंने फ्रिक्वेंटली पिछले 2 से 3 साल इन सब जगहों में विजिट किया हूँ। ये जो मेरा घर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जो क्रैक पड़ी हुई है क्योंकि ये डायनामाइट के ब्लास्टिंग्स के कारण हो रही है। यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोकल्स हैं ऐसे ही सर्वाइव करके अपना रोजमर्रा का जिंदगी चला रहे हैं। स्टोरी तब बदली दोस्तों जब नवंबर 2000 में झारखंड यहाँ के लोकल ट्राइब्स पॉपुलेशन ने रिसोर्सेज को अपने अंडर में कवर करने के लिए बिहार से अलग कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से इसके रिसोर्सेज पे आ गए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द रिसोर्सेज वो झारखंड स्टेट के अंदर में कवर हो गई बिहार से हट के। इस 2000 के टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से BCCL कंपनी, वहाँ के लोकल और कई प्राइवेट कंपनीज के बीच में इस माइनिंग रिसोर्सेज को लेके एक्सट्रैक्शन बहुत मास लेवल पे शुरू हुआ। 2015 में डायरेक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट स्टेबलाइज हुई। इसके पॉलिसी के हिसाब से जो यहाँ की माइनिंग की रॉयल्टीज थी वो यहाँ के रहने वाले लोकल्स को देना था, जिससे जो माइनिंग एरिया में डिफेक्टेड देखने को मिले हैं, जिनकी घर और ज़मीनें गई है, उसे इसका कंपनसेट किया जा सके। हालांकि अब जाकर ऐसा हो रहा है कि 2020 तक में जो कोल माइनिंग कंपनीज की मोनोपोली थी वो ख़त्म होते हुए देखने को मिल रही है। ये जो झरिया कोल फील्ड है ये दामोदर एरिया के बगल में है। बेसिकली 450 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें 18 से भी ज़्यादा कोल माइंस हैं। इस पूरे मैप में मैं आपको कुछ माइनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कुसुंडा जो प्रीडोमिनेटली ओपन कास्ट माइनिंग के लिए यूज करी गई, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जोन है आज की डेट में। मैसिव फायर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस माइनिंग के अंदर में। सिजवा और मुनीडी ये सब भी ओपन कास्ट और इंटरनल टनल के थ्रू यहाँ पे माइनिंग करी जाती है। हालांकि फायरिंग का इशू यहाँ पे नहीं रहा है, लेकिन 2025 के बाद से यहाँ पे लैंड कोलैप्स करने शुरू हुए हैं, और यहाँ पे भी लगभग एयर पोल्यूशन दिल्ली के हिसाब से सालों भर रहती। कुछ और भी ऐसी जगह हैं, भौरा, सुदामडी, गोविंदपुर, बस्ता कोला और पुटकी बलिहारी। ये एक छोटे छोटे जगह हैं जो हमारे घर से 6, 7, 10 किलोमीटर के आसपास भरी हुई है, और सब में मास लेवल की कोल माइनिंग हो रही है। आपको बड़ा सोच के अजीब लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है कि लोग वहाँ पे पिछले 20 साल से सिर्फ इसीलिए ही रह रहे हैं कि गवर्नमेंट जब इन लोगों को इसके ज़मीन के नीचे से कोल निकालने के लिए हटाएगी तो इन्हें या कोई BCCL में जॉब या फिर कंपनसेट करेगी। इसमें जो कई सारे आपको रेड पॉइंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा हाई रेड जोन एरिया है जो गवर्नमेंट और BCCL कंपनीज के थ्रू हाईलाइट कर दी गई है। लोगों को नोटिस भी है कि वो अपनी जगह खाली कर दें, और कोलैप्स होने पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिस्ट भी पब्लिक करूंगा। अगर आप डेप्थ में अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो आप जाके PDF डाउनलोड कर लेना। इस पूरे ओपन कास्ट माइनिंग के कारण बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम्स है। यहाँ के एयर पोल्यूशंस में मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है। पार्टिकल 2.5 तो भर के है। जैसे कि भौरा जून 2023 में पूरी तरीके से कोलैप करी थी। यहाँ के रोड कोलैप कर गए थे माइनिंग वाले एरियाज में। कतरास वाली ट्रेजेडी में तो हालात इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जहाँ पे हम विजिट करके भी देखें वहाँ से रेलवे ट्रैक को हटा दिया गया। माइनिंग वाले एरियाज में फायरिंग हो रखी है। ज़मीन पूरी तरीके से पिछले 5-6 साल से लगातार जल रहा है। कोई नहीं जानता है कि कब किस टाइम पे ये माइनिंग वाला एरिया कोलैप कर जाए। जब मानसून का एरिया बढ़ता है तो यहाँ पे सेंसिटिविटी और ज़्यादा टफ हो जाती है। जुलाई 2025 में बांस जोड़ा वाले एरिया में भी कोलैप्स का इशू देखने को मिला, स्पेसिफिकली माइनिंग के कारण। केंदुआडी के अंदर में सिर्फ दिसंबर 2025 में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस रिलीज हुई। वहाँ के लोकल्स को हार्ट डिजीज का कारण देखने को मिला। एयर पोल्यूशन ऑब्वियसली इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसे गैसें लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो लोकल्स अपने घरों में रह रहे हैं उनके घरों में गैस तक घुस जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन और BCCL ने डिटेक्ट करी थी कि 1500 से भी ज़्यादा पर मिलियन ppm का कॉन्टेक्स्ट है यहाँ के एयर में, और 1200 से भी ज़्यादा ppm इमीडिएटली डेंजर हो जाती है यहाँ हमारे हेल्थ और हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए। अक्टूबर 2025 को इसरो और BCCL की तरफ से टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो गैस डिटेक्शन है उसके कुछ इक्विपमेंट भी रह गए हैं, लेकिन ये कोई मास लेवल पे एक्सटेंस नहीं हुआ है जिसके कारण हम इसको बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा सकें। 2024 से लेकर 2025 के बीच में कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 32% से भी ज़्यादा था स्टेट रेवेन्यू सिर्फ इस मिनरल रिसोर्सेज के कारण। 17% कोऑर्डिनेशन सिर्फ तो कोल माइनिंग का रहा था स्टेट रेवेन्यू में।
बीसीसीएल खुद फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2025 के बीच में 40 मिलियन टन से भी ज़्यादा कोल माइनिंग एक्सट्रैक्ट करी है और इलीगल माइनिंग का कोई डेटा नहीं है हमारे पास। इस जगह पे पावर सेक्टर, रेलवे और इकोनॉमी भी इसी कोल माइनिंग के से चल रही है। हम जैसे लोकल का सर्वाइवल भी इसी कहीं कोल माइनिंग से ही चल रहा है। एक तरफ है जो हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि 2070 तक इंडिया को जीरो गैस एमिशंस तक ला देना है, बिल्कुल नेट जीरो। और दूसरी तरफ झारखंड एक इकोनॉमिकल स्ट्रगल के बीच में है। यहाँ के रिसोर्सेस में प्राइवेट कंपनीज, लोकल्स और गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ पे इलीगल माइनिंग भी साथ में आती है। इन सब के बीच में पूरी लड़ाई चल रही है इस रिसोर्सेस को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कौन कैसे कितनी तेजी से एक्सट्रैक्शन कर सकता है। मास लेवल पे ओपन कास्ट माइनिंग होने के कारण मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफोरेस्टेशन हो रही है, लोग मर रहे हैं, गैसेस रिलीज हो रही है, जमीनें तबाह करी जा रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। स्टेट अपनी जीडीपी का 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस कोल माइनिंग रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन के कारण ही दे रही है। सवाल उठता है इस जगह पे कि अगर सरकार इस पॉलिसीज़ के हिसाब से इन लोगों को यहाँ से हटाने की बात कर रही है, जो बेसिकली जून 2025 में यूनियन बजट में पास हुआ था कि 6000 करोड़ के समथिंग अमाउंट दी गई है, जो अगले 45 साल में स्पेंड करने के बाद यहाँ के लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो सवाल इस बात पे भी उठता है कि सरकार कैसे हम जैसे वहाँ के जो लोकल्स हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। एक अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरा नेशनल इशू है और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि झारखंड हमारे इंडिया का दूसरा सबसे पुअरेस्ट स्टेट है। तो यहाँ पे एजुकेशन भी वैसा ही है, लोगों का हेल्थ भी उतना ही खराब है। और अगर सरकार चाहती है कि लोग यहाँ से इवैक्यूएट कर जाएं तो उन्हें जॉब, एक अच्छा होम, बेहतर वाटर रिसोर्सेज, एक अच्छा हेल्थ और लाइफ स्टाइल देना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ के रहने वाले लोग एटलीस्ट खुशी खुशी वो जगह छोड़ दें। मैंने जो पूरा स्पेसिफिकली 20 साल इस माइनिंग वाले एरियाज में स्पेंड करा है, लोग पूरी तरीके से एग्रेसिव हैं। हमने वॉर तक देखे हैं, यहाँ पे फायरिंग होते हुए देखी है, फिर भी लोग रुके नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जो है मर के भी अगर कोयला निकाल कर अपनी रिसोर्सेस या अपना लिवलीहुड चलाना पड़ रहा है, लोग एक्सेप्ट करने को तैयार है। इस पॉइंट पे मेरा पर्सनल ओपिनियन तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ठीक है, मेरी और मेरी टीम का भी ओपिनियन अपने आपके साथ शेयर तो कर ही दिया है मैंने। उम्मीद है आपको ये कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो पे मैंने यही कोशिश करा था कि एटलीस्ट आपको सिंपल कॉन्टेक्स्ट समझ में तो आए क्या चल रहा है। हम लोग किसी ऐसे ही अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो के साथ अगले वीडियो पे जल्दी मिलेंगे। मैं एक दूसरा वीडियो यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो पे भी क्लिक करके देख लेना, आपको पसंद आएगा।